नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे नीतीश कुमार से हटकर। हटकर है कि वो हटा हुआ है नहीं, लेकिन हटकर बात इसलिए है क्योंकि बात आज तेजस्वी यादव की होगी। और तेजस्वी यादव की बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के दिन करना, क्योंकि कहा यह जा रहा है और पटना के मीडिया में ये खबर बहुत तेजी से फैल रहा है कि आखिर निशांत के साथ आने से तेजस्वी ने क्यों इनकार कर दिया। क्या इसके पीछे की कोई रणनीति है क्या? तेजस्वी यादव ये तो नहीं कहीं सोच रहे हैं कि अगर निशांत के साथ हो लिया जाए तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि अगर निशांत एक बार मुख्यमंत्री का पद संभाल लेते हैं तो फिर वो कहां जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आने वाले समय में फिर वही स्थिति हो जाएगी जो स्थिति की आज कम से कम नीतीश कुमार ने बिहार में कर दिया है कि 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन का अगर कार्यकाल छोड़ दें जीतन राम मांझी का, तो लगातार मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ये रिस्क लेना चाह रहे हैं कि भले ही उनको सत्ता ना मिले, लेकिन वो निशांत के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से पॉलिटिकली डेथ यानी पॉलिटिकल डेथ के रूप में इसको देखा जा रहा है। और ये आरजेडी के जो थिंक टैंक के लोग हैं वो भी शायद तेजस्वी यादव को ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं, आप बिल्कुल साइलेंट रहिए। क्या सिर्फ यही एक वजह है या इसके पीछे की कोई और वजह है? क्योंकि कुछ जगहों से ये भी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के बीच में कोई डील हुई है। अब इस डील को भी आज हम लोग डिकोड करेंगे कि आखिर इस डील के पीछे की वजह क्या है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये आरजेडी को मैसेज दिया गया है कि अभी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीएम बनाना चाह रही है अपना, और अगर आपके तरफ से कोई ऑफर जाता है तो फिर उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा, और ये व्यवधान ना हो इसके लिए आप बिल्कुल साइड रहिए, नहीं तो इसका क्या अंजाम होगा उस पर खैर अभी बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन उसको लेकर तेजस्वी यादव एक प्रकार से सहम गए हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये भी एक मुद्दा होगा। हम किस ओर इशारा कर रहे हैं वो आप लोग समझ ही रहे होंगे। और इस सब पर कि क्या इन दोनों वजहों से है या इसके पीछे की कोई और वजह भी है, आज सब पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, खास करके वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी, वो जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी मूल वजह क्या है, क्यों तेजस्वी यादव ने निशांत के साथ आने से इनकार कर दिया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी लेंगे संजीव जी। नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। हम जानते हैं प्रवीण जी कि बिहार की राजनीति में तीन बड़े चाणक्य रहे हैं, कोई एक चाणक्य नहीं रहे हैं। खास करके कांग्रेस के पतन के बाद और जो समाजवादी राजनीति शुरू हुई, जो सामाजिक न्याय की राजनीति शुरू हुई, उसमें लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी। क्योंकि रामविलास जी केंद्र की राजनीति अधिकतर करते रहे, इसलिए चिराग को भी आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड में रख दीजिए कि वो भी केंद्र की राजनीति करेंगे, आइदर विद बीजेपी और विद कांग्रेस, क्योंकि उनको सत्ता में रहना है। अभी बीजेपी में, कल कांग्रेस के साथ रहेंगे। अब आए दूसरा फैक्टर है लालू जी। लालू जी के सत्ता को गिराने में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो वो नीतीश कुमार। और दोनों ने एक दूसरे को, जब संकट आता था तो दोनों एक दूसरे को प्राणवायु सप्लाई कर देते। कभी नीतीश जी ने लालू जी को सप्लाई कर दिया, कभी लालू जी ने नीतीश जी को सप्लाई कर दिया। म्यूचुअल है, बराबर है। और जिस तरह से नीतीश जी ने बार बार बोला तेजस्वी के सर पे हाथ रख के कि अब यही ना आगे बढ़ाएगा, अब यही देखेगा, अब इसी को लेके आगे चलना है। और इतना ज्यादा भरोसा जीतने के बाद और ये कहने के बाद कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, आरएसएस में नहीं जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ये लोग गांधी के हत्यारे हैं और सांप्रदायिक राजनीति करते, तमाम तरह के आरोप लगाए बीजेपी आरएसएस पर। फिर जिस तरह से एन लोकसभा चुनाव से पहले लंगड़ी मारकर जब यू टर्न लिया नीतीश जी ने, तो नीतीश जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। किसके नजर में बता रहा हूं? लालू जी के भी नजर में, तेजस्वी के भी नजर में, और यहां तक कि बीजेपी की भी नजर में।
क्योंकि बीजेपी को ये लगा कि नीतीश जी तो फिर से पलट गए, तो भाई बीजेपी के साथ भी पलट सकते हैं। इसीलिए 24 में सब जानते हैं कि अगर नीतीश ना आते बीजेपी के साथ तो समीकरण बदल सकता है। ये हम नहीं कह सकते कि मोदी जी हट जाते सत्ता से, लेकिन रहते तो बहुत कमजोर रहते और संख्या बल घट जाता, और वो सरकार 5 साल में बदली भी जा सकती थी। 10 सांसद इधर उधर होने से मामला बदला जा सकता था। तो नीतीश जी का एक कंट्रीब्यूशन है और उसका उस अवसर का लाभ लिया बीजेपी ने। दूसरा जो पॉइंट है वह यह है कि नीतीश जी ने चूंकि लालू जी की राजनीति को एक तरह से खत्म कर दिया, तो आप कहिए कि पॉलिटिकल एनिमी अगर लालू जी का कोई रहा है तो वो नीतीश जी रहे। आप देखिए, क्योंकि आरजेडी की पूरी राजनीति को समाप्त करने वाले वो नीतीश कुमार हैं। तो हम लोग देख रहे हैं चाचा और भतीजा के सेंस में, लेकिन जब लालू परिवार में और उनके क्लोज सहायकों में जब चर्चा होती है तो वो नीतीश को एक पॉलिटिकल एनिमी या पॉलिटिकल थ्रेट के रूप में देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर निशांत को वो सोचते हैं कि अब नीतीश जी फिनिश हो रहे हैं, उसके पीछे मतलब बिहार की राजनीति से फिनिश हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद से फिनिश हो रहे हैं, अब लंबे समय तक पारी खेल सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं केंद्र में ये बताएगा वक्त। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि 2 दिनों से नीतीश जी के 2 क्लोज लोग, वो नाम समय आने पर उस नाम की भी मैं चर्चा करूंगा, उन्होंने मैसेज भिजवाया तेजस्वी के पास कि निशांत को मुख्यमंत्री मानिए, आप उप मुख्यमंत्री बनिए, होम लीजिए, जो भी आप कहेंगे, जैसा प्रोफाइल कहेंगे आप लीजिए, और हम लोग मिलकर सरकार बनाते और चलाते हैं। बीजेपी को साइडलाइन कर दिया, लेकिन तेजस्वी और उनके सलाहकारों ने साफ इनकार कर दिया। और जिस तरह से वहां नृत्य का प्रोग्राम हुआ प्रवीण जी, 10 सर्कुलर रोड, वो दिखाता है कि फ्रेम ऑफ माइंड क्या है नीतीश जी के प्रति, या नीतीश जी के राजनीति मुख्यमंत्री पद से जाने के प्रति लालू परिवार में जो उत्साह की लहर है, वो दिखाता है कि चलो हमारे सामने ही नीतीश जी का विकेट गिर गया। ये दिखाता है जो लालू परिवार बहुत ही रिलैक्स है और उनको लग रहा है कि नीतीश जी को अपने हिसाब से जाने दे जैसा भी। और शक्ति यादव ने आज बोला भी, बहुत कुछ बोला, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। उसके बाद उसमें ये है, जो आरजेडी के जो क्लोज, जो तेजस्वी के सलाहकार मंडली में, उनका ये मानना है एक बार अगर बीजेपी का सीएम बन जाता है और फिर से वो बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड या बैकवर्ड वर्सेस अदर करके या बैकवर्ड कंसोलिडेशन करके, क्योंकि अगर निशांत सीएम नहीं बनते तो कुर्मियों का और धानुकों का नाराज होना तय है। कोई भले 4% कुर्मी से ज्यादा हो, लेकिन प्रशासन में कुर्मियों की एक अद्भुत पकड़ है, क्योंकि नीतीश जी के रहते निश्चित रूप से जितने की पोस्ट है, बहुत सारे की पोस्ट है चुपचाप, जिसमें कि कुर्मी समाज के लोग, और कुर्मी समाज के लोग प्रतिभाशाली भी हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी समाज अपने प्रतिभा के दम पे ही बढ़ता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। तो एक जो वो सिंडिकेट है जो नीतीश जी के जाने के बाद अनाथ होगा, वो चाहे सत्ता के भीतर हो, पार्टी के भीतर हो, वो सब अंदर अंदर यही चाहेगा कि ये सम्राट और बीजेपी दोनों गिरे। और इसके लिए कौन मदद कर सकता है? तो तेजस्वी। और तेजस्वी को कितने % वोटों की जरूरत है? 4-5% वोटों की जरूरत है कि 23-24% उनको वोट हमेशा आ रहा है। 5% वोट, और एआईएमआईएम के साथ जुड़ जाने से उनका वोट शेयर बढ़ रहा है। अगर जेडीयू का एक धड़ा आज ही जा जाए, मान लीजिए जो संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी से आज ही जाके अगर वो मूव कर गया उस तरफ, लालू जी की तरफ, इन फ्यूचर या आरजेडी की तरफ, तेजस्वी की तरफ, तो तेजस्वी के पास एक ब्राइट फ्यूचर है। उनके पास समय भी काफी ज्यादा है, अभी तो बिल्कुल यंग है वो। और देखिए लौंडा नाच हुआ और फिर वो केरलम में प्रचार करने गए, मलप्पुरम में प्रचार किया, और इतनी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली है उन्होंने उस भाषण में। मुझे लगता है सम्राट चौधरी उनके मतलब बाल के बराबर भी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। खैर, अंग्रेजी बोलना कोई प्रतिभा की निशानी नहीं है, लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं कि तेजस्वी में कोई गुण नहीं, कोई क्षमता नहीं, तो मैं बिहार की जो एक साइकी है कि जो अंग्रेजी बोल रहा है उसको समझ है, ऐसा बिहार के लोग हमेशा मानते रहे। तो उस पैरामीटर पर उन्होंने केरला से जाके अपने परफॉर्मेंस को दिखाया है, और लगभग हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, सब में डिस्कशन हो रहा है कि तेजस्वी ने किस तरह धारा प्रवाह
अंग्रेजी बोली और बहुत कुछ अच्छे से प्रेजेंट किया, बिहार की भी खामियों को बताया और केरला की भी अच्छाइयों को बताया और बिहार के लोगों को क्या सीखना है केरला से ये भी बताया। तो ये लगता है कि देखिए कि तेजस्वी बिल्कुल उनका रोड मैप तय है, उनको पता है कि ये सरकार जब आपस में लड़ेगी नीतीश जी के जाने के बाद, क्योंकि वो पुरानी बात है कि जब एक वटवृक्ष गिरता है तो अगल बगल की धरती हिलती है, अगल बगल के छोटे छोटे पेड़ पौधे भी दबते हैं। अब उसमें देखिए अशोक चौधरी का रोना धोना अनायास नहीं हो रहा है, एक लॉबी जाएगी और निशांत की टीम आएगी अब जैसे भी है। तो मुझे लगता है उसमें अगर दरार होती है तो उस दरार को सपोर्ट देकर पीछे से तेजस्वी एंड टीम खाई बनाना चाहेगी। और वो खाई क्या होगी? सम्राट चौधरी ने एक बार बयान दिया था, मैं याद दिला दूं, कि ब्राह्मण जो है पूजनीय होते हैं। और ये बयान मुझे लगता है ये बैकग्राउंड बनेगा आरजेडी या तेजस्वी के मुहिम का, कि सम्राट चौधरी भले पिछड़ी जाति से आते हो, कोई समाज से आते हो, लेकिन उनको पेंट किया जाएगा कि वो नागपुर से वो संचालित हो रहे हैं। ये खतरा है बीजेपी के लिए। और देखिए ये बात आनंद मोहन ने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। तो उनका ये होगा कि कुर्मी समाज को भी जोड़ लिया जाए अपने साथ, और अत्यंत पिछड़ी जाति को अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और जो नौकरशाही का रवैया है प्रवीण जी, और जो जितनी घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए नालंदा में कल जो घटना हुई, जितनी विभत्स घटना हुई है, एक अति पिछड़ी समाज से आने वाली महिला के साथ जो कुछ हुआ है, वो दृश्य जो है एक किसी भी सभ्य समाज में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और अभी गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस बात से इनकार नहीं किया जाता। और जिस तरह से यहाँ पर आपको हम रोकेंगे, एक जो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच, आरजेडी मतलब कि तेजस्वी यादव के बीच जो है कुछ साठ गांठ हुई है, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है या कुछ दम है इस बयान में? बयान तो खैर कोई बड़े नेता का नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर पटना में ये चल रहा है, लगभग सभी के जुबान पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जो आरजेडी है उनके बीच एक साठगांठ हो गई है, कि आरजेडी इस बार किसी भी तरीके से ऑफर देने की स्थिति में नहीं है, जबकि हर कोई चाहेगा, चाहे वो 25 सीट हो या 50 सीट हो, हर कोई ये चाहेगा कि वो सत्ता में रहें। तो आखिर आरजेडी ऐसा बैकफुट पर क्यों है? बैकफुट पर क्यों जा रही है आरजेडी? क्या इसके पीछे की कोई वजह है? क्या जो खास करके जो तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अलग अलग आरोपों से घिरे हुए हैं, क्या वो भी उसके पीछे की एक वजह है क्या? नहीं, देखिए एक आर्ट ऑफ वार जो होता है उसमें एक पद्धति कही जाती है, युत्सा पद्धति, यानी दुश्मन के भी शक्ति को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर। मान लीजिए बीजेपी बहुत ताकतवर है और बीजेपी कह भी रहे, अमित शाह जी हो सकता है कह भी रहे हो, या बड़े नेता बीजेपी के, या सम्राट चौधरी भी कह रहे हो तेजस्वी के से कि अभी आप ठहर जाइए, हम लोग लड़ेंगे आप आमने सामने, इनको तकलिया करते हैं। तो उसमें तेजस्वी को लग रहा है कि अगर बीजेपी की इतनी बड़ी शक्ति नीतीश को ही हटा रही है, जो नीतीश कहिए तो बैकग्राउंड है बीजेपी का बिहार में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नीतीश जी है, तो वो बीजेपी की शक्ति का अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे ऐसा वो समता पार्टी के दौर से ही अगर हम लोग देखें तो ठीक है कि अगर एक बड़े पॉलिटिकल राइवलरी का अंत हो रहा है, लालू जी वर्सेस नीतीश जी, तो उससे वो जान छुड़ाना चाहते हैं किसी भी तरह कि नीतीश जी से जान छूट जाए, क्योंकि नीतीश जी का एक पॉलिटिकल जो कैपिटल है, जो ऑनेस्टी, जहां से वो लेकर आए बिहार को, और जो वुमेन वोट बैंक है, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो भी है, तो उससे वो जान छुड़ाना चाहते थे। अब सम्राट चौधरी जो बैगेज लेके आ रहे हैं उसमें हाफी डिफिट है, फिर उसमें प्रशांत किशोर के बहुत सारे आरोप हैं, और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्योंकि देखिए अभी प्रशांत जब सम्राट चौधरी सीएम के पद पर बैठेंगे तो बहुत सारे गड़े मुर्दे निकलेंगे, और वो गड़े मुर्दों के फाइल हो सकता है बीजेपी वाले ही दे, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी वाले भी विजय सिन्हा जी कहां जाएंगे। हाफी डिफिट वाला फाइल तो था ही, एक और फाइल खुल गया अभी हाल ही में, जो हम लोग उस पर चर्चा कर भी चुके हैं, जो बुद्ध और जब अशोक को एक साथ वो ला दिए कि वो जब मिले थे, तो ये सब भी दूसरी फाइल भी खुल गई है। बिल्कुल, देखिए है क्या कि ये केवल वही नहीं, मैं ऐसा नहीं कि सम्राट चौधरी के बारे में, अधिकतर भारत के जो लीडर्स हैं वो पढ़ने लिखने से उनका 7 जन्मों का नाता नहीं,
पढ़ाई लिखाई, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, आर्ट, ये सब कोई नाता नहीं। लिखा हुआ भाषण मिल गया तो ठीक, नहीं तो यहाँ तो बड़े बड़े महामानव भी अगर टीपी टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ हो जाए तो वो भाषण देना ही बंद कर देते। और इस बिल्कुल। मामले में राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी कि चाहे वो जो भी बोले, मान लीजिए जो हाँ, अनाप भी बोले, शनाप भी बोले, अच्छा भी बुरा बोले, लेकिन वो बिना टीपी कम देख से के कम बोलते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलते हैं। बिल्कुल नहीं बोलते टीपी से। तो इस हालांकि मामले में दर्शक देखिए समझ रहे सम्राट, होंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर से कौन बोलते हैं। हाँ ठीक है, अब जो बोलते हैं तो बोलते हैं, वो सबके सामने है, उसमें कोई छुपाने हम्म। वाली बात नहीं। तो हम्म। सवाल ये उठता है कि सम्राट चौधरी जब पद पर जाएंगे, देखिए तो बीजेपी के अंदर खाने भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तेजस्वी की मदद करें, हम्म। क्योंकि सम्राट चौधरी से बीजेपी के रैंक एंड फाइल्स पे नाराजगी है और वो स्टेज पर झलक गया है। अब देखिए हम्म। रामनवमी में नीतीश जी आरती कर रहे हैं, और नीतीश जी बहुत ही आस्तिक स्वभाव के हैं, वैसे व्यक्त नहीं करते वो, लेकिन बहुत ही हम्म। पूजा पाठ में भरोसा करते। उनके हम्म। हाथ से थाली उप मुख्यमंत्री छीन के हटा ले रहा है, वो दृश्य सबने देखा पटना में। एक बात, दूसरी बात, आप देखिए कि विजय सिन्हा जब नीतीश जी के बगल में इधर 2-3 दिन पहले बैठ गए, तो उनके हम्म। कान में फुसफुसा के कह रहे क्या कह रहे, उसके बाद विजय सिन्हा उठ के चले गए वहां से। अब विजय हम्म। सिन्हा का भी पता कटेगा डिप्टी सीएम पद से। और आप देखिए हम्म। जिस तरह से उनके डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं हम्म। और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, विजय सिन्हा यहां जाके बोल रहे हैं, वहां जाके बोल रहे हैं, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। और हम्म। बल्कि पूरा 150 अधिकारी जो रेवेन्यू ऑफिसर है और सर्किल ऑफिसर है, वो तो छुट्टी पर चले गए एक साथ ही। ऐसा कहीं सुना है आपने? उन पर कोई बिल्कुल एक्शन बिल्कुल। नहीं हो रहा है। केवल विजय सिन्हा बोले, एक्शन कौन करेगा? वो एक्शन तो सरकार जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहेगा, मुख्य सचिव करेंगे। इसका हम्म। मतलब यह है कि विजय सिन्हा के विभाग में भी उनको स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने नहीं दिया जाता। हालांकि विजय सिन्हा हम्म। की लोकप्रियता बढ़ी है लोकप्रियता, बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने जंग लगे विभाग में एक ऊर्जा की किरण, एक हाँ, उम्मीद की कम से किरण कम, और हाँ। एक पीपल्स बिल्कुल। वॉइस को सामने तो रखा। बहुत सालों हम्म। बाद एक ऐसा मंत्री मिला जिसने लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लोगों की समस्याएं सुनी, क्योंकि जमीन का विवाद, खुद नीतीश जी का ऐसा मानना था कि 80% क्राइम के पीछे जमीन का विवाद है, लेकिन उसको संजीदगी से हल करने की कोशिश नहीं की गई। तो उनका भी हम्म। मुझे लगता है साइज जो है, पॉलिटिकल साइज, वो कट किया जाएगा। तो बीजेपी के अंदर आप देखिएगा, जब ये भूचाल आना है, अगर सम्राट चौधरी सीएम बनते हैं तो बीजेपी के अंदर भी नाराजगी होगी। और निशांत, मुझे लगता है कि उस तरह के डोमिनेंट फिगर नहीं है सम्राट चौधरी के हिसाब से, मतलब जैसा कि उनको टक्कर देने के लिए होना चाहिए। तो अंत में जब निशांत भी उनके कोर वोटरों के सामने लगेंगे कि निशांत मुकाबला नहीं कर रहा है, तो कौन मुकाबला कर रहा है? तेजस्वी। तो उस तरफ मूव कर सकते हैं। और 4 साल के समय तो बहुत लंबा समय होता है राजनीति। अगर यानी बंगाल चुनाव तेजस्वी, बीजेपी हार जाती है, जी, यूपी का संजीव जी, चुनाव हार आप ये जाती है कह रहे हैं कि बीजेपी। तेजस्वी यादव जो है वो बिल्कुल ही अभी जैसे पानी स्थिर हो जाता है वैसे तेजस्वी यादव स्थिर हो गए हैं कि अब उनमें कोई हाँ बहाव नहीं दिख रहा है। ना वो इधर बहकर जा रहे हैं ना उधर बहकर जा रहे हैं। बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन पर वो बने हुए हैं। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में एक ना एक दिन ऐसा होगा जब तेजस्वी को बिहार की जनता चाहेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएगी। हालांकि इस पर हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं कि उनको कम से कम एक्टिव रहने की जरूरत है। आप भले राजनीति में इधर उधर एक्टिव मत रहिए, लेकिन जनता के बीच आप जरूर एक्टिव रहिए, क्योंकि आपको इनएक्टिव के रूप में लोग वहां पर अभी देखने लगे हैं। हाँ, देखिए जब राज्यसभा चुनाव हुआ प्रवीण जी, किसी ने इस हम्म। पर ध्यान नहीं दिया और इसकी ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई मीडिया में। जो हम्म। अमरिंदरधारी सिंह एडी सिंह हैं तो वो बहुत बिल्कुल। अमीर आदमी, बहुत रॉयल परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने कोई शादी नहीं की। दूसरी बात है, वो भूमिहार समाज से आते हैं। हम्म। तो तेजस्वी को पता था कि कांग्रेस के एमएलए छिटक जाएंगे, लेकिन उन्होंने हम्म। भूमिहार समाज के एक बड़े नेता पर दांव खेल के ये दिखा दिया कि उनका जो दरवाजा है, घर है, पार्टी है, वो सवर्णों के लिए भी खुला हुआ है। क्योंकि उनको हम्म। पता है कि सम्राट चौधरी के साथ सवर्ण एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो भी कराहेंगे, वो भी और अभी कराहेंगे। जिस प्रकार से संजीव जी यूजीसी वाला एक प्रकरण हो गया है, उसके बाद तो और भी सवर्ण जो है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ही नाराज है। छोड़िए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की बात, वो तो शीर्ष बिल्कुल, नेतृत्व से ही नाराज है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कहीं मतलब कोई शक नहीं, क्योंकि
चाहे वो आप देख लीजिए मेरठ की रैली हो, चाहे जयपुर में रैली हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, अमित शाह जी की हरिद्वार में रैली हुई थी, सबने देखा है भीड़ एक तो जुटी नहीं, जो थी वो बीच में ही निकलने लगी। और बहुत जगह तो लोगों ने खुल के विरोध किया और काले झंडे दिखाए, रोड पूरा ब्लॉक करना पड़ा। आप, संजीव जी मैं बता सिर्फ रहा हूँ इतना ही राजस्थान नहीं की, रहा, संजीव जी सिर्फ इतना ही नहीं रहा। बस एक लाइन, हाँ। राजस्थान में गांव गांव बस भेजा गया था प्रवीण जी, मैं बता रहा हूँ। हम्म। और सारे गांवों से बस खाली आई, सरकारी बस, लोग नहीं बैठे। इतनी नाराजगी है सवर्ण समाज में, इतनी ज्यादा नाराजगी है। तो वो पता है तेजस्वी को कि मौका है उनके पास, अब उस मौके को कैसे भुनाते हैं। तो फर्स्ट यूनाइट योर फैमिली, सब भाई बहन एक साथ बैठो। और अब वो शुरू हो गया है। तेज प्रताप गए थे अपने भतीजे और भतीजी से मिलने, और बड़े प्यार की तस्वीरें डाली उन्होंने। और मुझे लगता है कि एक तरह से वो शुरुआत हो गई है उस दरार को जोड़ने की, और धीरे धीरे फैमिली यूनाइट होगी। और देखिए, वादे इतने ज्यादा कर दिए हैं बीजेपी जेडीयू ने, और ये बात नीतीश जी भी जानते हैं कि उम्मीदों के या वादों के बोझ तले ही ना दब जाए सरकार बीजेपी की, क्योंकि पहली बार बिल्कुल। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और अच्छा। जितनी बड़ी अच्छा बड़ी संजीव बातें कहते हैं। संजीव जी, एक आपने चूंकि इसका जिक्र कर ही दिया, तो एक ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि अगर वो सीएम पद छोड़ते हैं, त्याग देते हैं, त्याग पत्र कर देते हैं सीएम पद का, तो वो पहले ही ये जो समृद्धि यात्रा निकाली गई, एक तो वो अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में जानना चाह रहे थे कि वो कितने पॉपुलर अभी भी हैं, और दूसरा ये कि आने वाले सरकार पे इतना वो बोझ डाल दे रहे हैं कि या तो उसको करने में केंद्र सरकार की बहुत भूमिका चाहिए, बहुत ज्यादा फंड की जरूरत होगी, या नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम अगर बन भी गया और उन सभी वादों को पूरा नहीं किया तो वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी आइसोलेट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें मैंने बताया था दो कंट्राडिक्शन है। जो इंडस्ट्री लगाने का वादा किया है वो नीतीश ही पूरा कर सकते थे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि नीतीश जी का कोई स्वार्थ दूसरे राज्य के प्रति नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है। और महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है और गुजरात में उनकी सरकार है। गुजरात की जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी है, उनको सस्ते सब लेबर चाहिए, इसलिए वो बिहार में इंडस्ट्री लगने देना नहीं चाहते, क्योंकि फिर वो सस्ते लेबर से सामान बना के प्रोडक्ट भी तो बिहार में ही बेचेंगे। यूपी और बिहार दो सबसे बड़ी आबादी है, तो उनको वो भी चाहिए, एक कंज्यूमर मार्केट भी मिले और सस्ता लेबर भी मिले। और दूसरा महाराष्ट्र वाली लॉबी है, वो चाहती कि सारी इंडस्ट्री यहीं रहे, बिहार ना जाए। और दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, और दोनों जगह की जितनी भी इंडस्ट्रीज लॉबी है वो बीजेपी, चूंकि बीजेपी सत्ता में है तो उसके करीब है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। बाकी अब शराबबंदी खोल दें या और भी रेवेन्यू कलेक्शन के जैसे उपाय किया जा रहा है कि जमीन के सर्किल रेट बढ़ाए जा रहे हैं ताकि रजिस्ट्रेशन शुल्क ज्यादा मिले सरकार को। फिर शराबबंदी, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांजिशन फेज में, यानी 10 अप्रैल तक कहा जा रहा है नीतीश इस्तीफा देंगे, हो सकता है चीफ सेक्रेटरी एक मीटिंग करके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराबबंदी को धीरे धीरे खत्म करने की कुछ घोषणा कर दें, ताकि वो ओनस जो है वो अब न्यू सीएम पर ना जाए। वो बोले कि प्रशासनिक फैसला है, क्योंकि राज्य का चलाना और जिस तरह की स्थिति है 10 साल की समीक्षा के बाद, वो प्रशासन ने फैसला लिया, प्रशासन पर थोप के मुख्यमंत्री बरी हो। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक अभी हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। आपको ये डिबेट कैसा लगा जरूर बताइए। अगर फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, वहां से भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।